तो बच्चों अब पढ़ेंगे अपने मनोगत्यात्मक अभिगम। जो व्यक्तित्व का गुणलक्षी अभिगम अपने ने आगे देखा। मनोगत्यात्मक अभिगम में 3 अंग है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये प्रवृत्ति जातीयता, आक्रामकता आदि से बना होता है। सुख सिद्धांत के अनुसरण करता है, विवेकहीन रीति से व्यवहार करता है। वो आत्मकेंद्रीय, अहमभाव, उद्धत और पाशवी होते हैं। वो संपूर्ण रूप से ईगो, ईड की पाशवी वृत्ति जो रोक लगाने और वास्तविकता का अनुसरण कर उसे जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार के लिए अनुकूल काम करता है। अंतरात्मा अथवा नैतिक आत्मा जैसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवहार के मूल्य, आदर्श, नीति की तरफ अभिभाव होने का कार्य करता है। फ्रॉइड के मत अनुसार जो 2 सोपान है उसके तो पहले पूर्वलिंग अवस्था और पूर्णलिंग सोपान। तो ये सोपान उसमें भी पूर्वलिंग अवस्था में 3 अवस्था है, मुख अवस्था, गुदावस्था और लिंग अवस्था। मुख अवस्था में जन्म से 2 वर्ष, गुदा अवस्था में 2 से 3 वर्ष, लिंग अवस्था में 3 से 6 वर्ष और पूर्णलिंग अवस्था में 6 से 12 वर्ष का समय। उसकी भी 2 अवस्थाएं, सजातीय और विजातीय। तो ऐसे फ्रॉइड के मत अनुसार बालक में विकास का मूलभूत प्रेरक कामवृत्ति है, ऐसा कहते हैं। काम की संतोष की हर एक अवस्था में से बालक गुजरता है और उसका गठन तंदुरुस्त होता है, ऐसा कहते हैं कि जो बालक इस अवस्था में असाधारणता, हताशा, असुरक्षा और चिंता का शिकार होता है तो ये अवस्था की रीति की स्थिरीकरण हो जाता है। वयस्क होने पर इस स्थिरीकरण का लक्षण व्यक्तियों में दिखाई देते हैं। मुख अवस्था में बालक चूसने की, काटने की, स्तनपान और कामवृत्ति के संतोष अनुभवता है। गुदावस्था में मलमूत्र की प्रवृत्ति से सुख, आनंद अनुभव करता है और लिंग अवस्था में बालक लिंग स्पर्श से संतोष अनुभव करता है। पूर्वलिंग अवस्था से समय लड़का माता के लिए ममत्व और पिता के लिए ईर्ष्याभाव, इसे इडिपस ग्रंथि कहते हैं, जबकि लड़की पिता के लिए आकर्षण और माता के लिए ईर्ष्याभाव यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि का अनुभव करते हैं। लड़का लड़की जो होते हैं वो दोनों इसी ग्रंथि का लिंग अवस्था के अंत में निराकरण होता है और इसके बाद ईर्ष्या थी वो तादात्म्य उत्पन्न करती है। तो ये इनकी ग्रंथियों के कारण निराकरण न हो तो व्यक्ति सामाजिक, नैतिक, अंतरात्मा कमजोर पड़ जाता है और मित्रों या विजातीय व्यक्तियों के साथ योग्य और स्वस्थ संबंध बनाने में सफल होते नहीं है। 6 से 12 वर्ष की आयु में बालक सुपर ईगो व्यवस्थित विकसित होता है। सामाजिक, नैतिक स्तर, आदर्श, नियम आदि का स्वीकार करने का मनोभाव विकसित होता है। उत्तर बाल्य अवस्था में सजातीय मित्रता और 12 वर्ष के बाद तरुणावस्था के प्रारंभ विजातीय मित्रता का आकर्षण बढ़ता है और काम शक्ति का संतोष विजातीय व्यक्ति के साथ स्वस्थ जीवन परिणित होता है। तो ये सुविकसित जो फ्रॉइड के मत अनुसार जो व्यक्ति का विकास हो तो इसको अच्छे से गुजरता है उसका जीवन। मानववादी अभिगम, कार्ल रोजर्स नाम के मनोवैज्ञानिक ने मानववादी अभिगम प्रस्तुत किया है। रोजर्स के मत अनुसार हर एक व्यक्ति का ध्येय संपूर्ण रूप से कार्यरत बनना और रहना है, इसीलिए उस दिशा में प्रयत्न करता रहता है। संपूर्ण कार्यरत मनुष्य दूसरों को अधिकार और आवश्यकताओं के लिए संवेदनशील होता है, लेकिन अपनी भावनाओं और क्रियाओं को सामाजिक स्तर का अधिकार जो प्रभाव नहीं पड़ने देता है। उसी क्रियाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक रचनात्मक बन जाती है। ऐसा मनुष्य अपने मूल्यों और भावनाओं के सतत संपर्क में रहता है और वह जीवन को अधिक गहराई का अनुभव करता जाता है। तो तभी मनुष्य इस तरह संपूर्ण कार्यरत नहीं बन सकते जब व्यक्ति के जीवन के अनुभव उसके अपने विचारों के साथ सुसंगत नहीं होते और चिंता का अनुभव करते हैं। तो व्यक्ति को वास्तविकता जब विचार और वास्तविकता के बीच एक बड़ी खाई उत्पन्न होती है जिसे कुसमायोजन बढ़ता है। जो व्यक्ति सोचता है वो होता है तो वो समायोजन होता है और जो सोचता है और नहीं होता है तो वो कुसमायोजन होता है। यहाँ आकृति में आपको दर्शाया गया है कि जो यहाँ की समायोजन और अच्छा समायोजन और कमज़ोर समायोजन। तो ये रोजर्स के मत अनुसार, उनके ख्याल अनुसार जब ख्याल और उसके अनुभव संगत होते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति का अच्छा समायोजन होता है और जो उसकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सुसंगत रीति से व्यवहार करता है, समायोजन साधता है। तो
जब उसके विचार और अनुभव एक नहीं होते हैं तो समानता नहीं होती है और बिल्कुल समायोजन अच्छा होता नहीं है और कमज़ोर होता है। मैस्लो का स्वसार्थकता का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो नाम के मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि विधायक और आशावादी उनका जोक है, मनुष्य के पास प्रेम, आनंद और सृजन कार्य अंतर्भूमि शक्ति है। वह अपनी शक्ति का महत्तम उपयोग करके अपने जीवन को योग्य दिशा देकर सार्थक बना सकता है। संसार के विषय में उसे उस विषय में जिस तरह अभिमुख बनकर मनुष्य अपना जगत प्रत्यक्ष खुद कैसे सोचता है और खुद जगत के प्रति उसका खुद का प्रत्यक्षीकरण पॉजिटिव होता है। तो मनुष्य निम्न कक्षा की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में व्यस्त रहता है। व्यक्तित्व में कमी भी अभिमुखता का सृजन है। कभी कभी क्या होता है, निम्न कक्षा की मीन्स की शारीरिक सुरक्षा की, ये सब अब निम्न शारीरिक यानी भूख प्यास वो निम्न कक्षा की होती है। तो उच्च आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए सभी उसमें से आगे बढ़ना पड़ता है और वो नहीं पूरी होती है भौतिक चीज़ वस्तु, तो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है और अव्यवस्थित होने की संभावना रहती है। मैस्लो कक्षा कहा है कि न्याय, शासन, सौंदर्य प्रशासन आदि आवश्यकताएं हैं। जो आवश्यकता को व्यक्ति जो कहता है कि आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असफल होने से मनुष्य का मन उठ जाता है और संकालु और निराशावाद हो जाता है। मैस्लो कई स्वसार्थक बने हुए लोगों का अध्ययन किया उन्होंने, तो खुला मन रखते थे वो लोग, आंतरिक जगत के साथ सतत ताल मिलाकर चलते थे और स्फूर्तिवान थे, स्वतंत्रता, ध्येयनिष्ठ, लोगों को और घटनाओं को केंद्र में थे। तो ये अनुरूपता का सामना करते थे, कई बार उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध थे, स्वसार्थक व्यक्ति को अधिक ध्यानपूर्वक देख सकते थे। तो अपनी कमी पूरी करने के लिए जो साधन के रूप में नहीं, अपने संबंध के साथ जोड़ के रखते थे। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांस्कृतिक घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। पश्चिम इस समाज में लोग सामाजिकरण इस तरह से होता है कि जिससे आवश्यकताओं और की भौतिक तृप्ति पर ध्यान केंद्रित कर सके, जिससे वहाँ उच्च स्तर की आवश्यकता के बजाय निम्न स्तर की आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। पश्चिमी संस्कृति में ऐसा है। संपूर्ण रूप से ऐसा कह सकते हैं कि सार्थकता का अनुभव व्यक्ति करता है कई लोग कुछ समय तक और उनका अपना अस्तित्व समृद्ध और परम आनंद से भरपूर लगता है। तो मानववादी अभिगम में विधायक पहलू का महत्व है। तो ये जो सिद्धांत है मैस्लो का श्रेणीगत सिद्धांत, उसकी जानकारी आगे पूरा डिटेल से चैप्टर नंबर 9 में आपको दी जाएगी। आगे है व्यवहारिक अभिगम। तो वो व्यवहारिक अभिगम आपके अभ्यासक्रम में नहीं है। तो पूरा व्यवहारवादी अभिगम, व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना आदि वो आपके अभ्यासक्रम में नहीं है। तो आगे है उसके बाद का पॉइंट है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले घटक। तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित अलग अलग तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग कहते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि जैविक कारक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक मीन्स क्या, जो अपनी शरीर की रचना है, प्राथमिक जो कारक है जैविक, निश्चित रचना है, माता पिता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, लगातार एक श्रृंखला होती है और श्रृंखला के प्रत्येक स्तर की लाक्षणिक साम्यताएं भिन्नताएं निश्चित करती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राणी के वर्ग को वंश, परिवार और माता पिता की ओर से प्राप्त होने वाले जो रंगसूत्र होते हैं विशिष्ट, उसका संयोजन के अनुसार विशिष्ट अनुवंश प्राप्त होता है। तो इस तरह वो जैविक हुआ और व्यक्ति के विषय में वो दिखाई देता है। इस तरह व्यक्तिगत अंतर के उद्गम स्थान पर आनुवंशिक कारकों का निर्णायक गिना जाता है। तो व्यक्ति को प्राप्त होने वाले अनुवंश का व्यक्तित्व के निर्णायक में कैसा एवं कितना प्रभाव पड़ता है, यह जानने और उसके अध्ययन किए गोरेसमन और सिल्डर्ज का अध्ययन उल्लेखनीय है। 34 एकदल और 34 द्विदल जुड़वे बच्चों का उन्होंने जन्मे व्यक्तियों का अध्ययन किया, बच्चों का। तो ये जुड़वा बालक एक समान पर्यावरण में पले थे, यानी कि उसमें से सब जो थे कि 16 सामान्य व्यक्तियों के उन्होंने एक ही समान माहौल में उनका पलना यानी पोषण हुआ। तो उनका ऑब्जर्वेशन किया और उनमें जो 16 सामान्य लक्षण के जो घटक है व्यक्ति के अंदर, जो 16 गुण है, तो मानसिक जो उसमें से घटकों को प्राप्तांकों में द्विदल से एक दल जुड़वा व्यक्तियों के प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध अंक ऊंचे दिखाई दिए। जबकि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी घटकों का मापन किया जाए तो इसमें से 5 घटकों को एकदल जुड़वा व्यक्तियों के प्राप्तांकों के बीच द्विदल जुड़वा बच्चों के
ऊंचे सहसंबंधांक दिखाई दिए। दोनों परिणामों से कहा जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति के घटकों की तुलना में मानसिक रोगों के प्रति अभिमुखता में जैविक घटकों को अनुवंश निर्णायक कारक रूप से अधिक कार्य करते हैं। यानी कि जैविक कारक व्यक्ति के विकास में वारसागत यानी कि माता पिता के जो गुण लक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। शारीरिक तो शरीर की ग्रंथियाँ, चेतन तंत्र, शरीर की रचना, बाह्य जगत के साथ व्यक्ति का संपर्क का नियंत्रण। यदि इनमें से कोई भी शारीरिक कारक बराबर कार्य नहीं करता है तो जगत के साथ व्यक्ति का संपर्क और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मर्यादित बन जाता है। परिणाम स्वरूप विकास का स्वरूप मर्यादित बन जाए। शरीर में पानी, क्षार, विटामिन आदि की कमी के कारण कार्यक्षमता में अपर्याप्तता उत्पन्न होती है। अंतःस्राव के संतुलन टूटने से व्यक्ति का विकास कुंठित बन जाता है। मानो कि शरीर में विटामिन, मल्टीविटामिन या विटामिन बी, सी, टी कुछ भी है वो उनकी कमी हो गई तो उसका जो विकास है वो अविरुद्ध हो जाता है व्यक्तिगत। तो संजोगों में व्यक्ति बिल्कुल की ओर उसको विकृति की ओर ले जाता है। चेतन तंत्र की कमी के कारण ध्यान, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण और सीखने की क्रिया, विचार कौशल आदि मनोव्यापारों को विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी स्पष्ट साहचर्य दिखाई देता नहीं है व्यक्ति के व्यवहार में। फिर भी सेल्डन नाम के जो मनोवैज्ञानिक और क्रेसमर ने इस क्षेत्र में अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि मानसिक और शारीरिक पहलुओं के बीच लगातार अंतःक्रिया होती रहती है। उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार निश्चित आकार धारण करता है। तो ये शरीर अच्छा तो आगे की क्रिया भी अच्छी। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे कि मनोवैज्ञानिक कारक में व्यक्ति की बुद्धि, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, स्मृति, निर्णायक शक्ति आदि महत्वपूर्ण योगदान है। अनुवंश द्वारा जो प्राप्त हुआ है गुण लक्षण व्यक्ति का विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अनुवंश बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी बालक समाज की विविध परिस्थितियों में सरलतापूर्वक समायोजन कर लेता है, होशियार होता है, विकट परिस्थिति में अपना रास्ता निकाल सकते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं। इससे उल्टा कमजोर मानसिक स्थिति में रहने वाले बालक समाज में समायोजन न साध सके ऐसे रूप में रहते हैं। यानी कि जो होशियार बालक होते हैं उनके अंदर ये जो लक्षण होते हैं जिसकी वजह से इजीली समायोजन स्थापित कर सकते हैं और नहीं जिनकी शक्ति नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक यानी कैसे समाज में व्यक्ति रहते हैं, परिवार, पाठशाला और समाज आदि का योगदान रहता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में। क्या व्यक्ति पर उसका असर होता है, जैसे घर का माहौल होता है वैसे बच्चे होते हैं। तो पर्यावरण जो है वो आवश्यकताओं के योग्य रूप से संतोष देने वाला हो तो बालक तरुण वयस्क होने पर बालक उसका व्यक्तित्व व्यवस्थित और संतुलित बनता है। भावात्मक संबंध सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है परिवार में। भावात्मक संबंध और बालक के प्रति रुचि का अभाव हो तो माता पिता के बीच संघर्ष हो, माता पिता बालक के बीच सहायक के रूप में संबंध में कमी हो या किसी की मृत्यु या तलाक हुआ हो, ऐसे खंडित परिवार होते हो तो आवेगिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। कम शिक्षित माता पिता अधिक उत्तेजना का अनुभव करते हैं और आवेग नियंत्रण न रख पाने से माता पिता की सांवेगिक अस्थिरता बालकों की आवेगिक अस्थिरता को कारण बनती है। तो ये भी यानी माता पिता संवेग में कंट्रोल नहीं करते तो बालक भी ऐसे होते हैं। इसके अलावा जो सामान्य मूल्य होते हैं, वातावरण होता है, तो ये सभी पर व्यक्ति के विकास पर असर करता है। तो ये हुआ आपका जो जैसा अवसर प्राप्त होगा वैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होगा। आगे है व्यक्तित्व मापन पद्धति। उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापन करने के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं। उसमें वो आपको निरीक्षण की पद्धति या निरीक्षण विचार पद्धति ये आपको कैंसिल कर देनी है इस साल के लिए। आगे भी मैंने बताया था कि व्यवहारिक अभिगम आपको पूरा मिटा देना है। यहाँ व्यक्तित्व मापन से निरीक्षक की विचार और निरीक्षण ये दोनों काट देना है। दूसरा पॉइंट से शुरू होता है आत्मवृत्तांत। आत्मवृत्तांत मीन्स क्या है? एक प्रकार की कसौटी है, तुला है। तो शाब्दिक प्रतिभाव देना होता है अमुक प्रकार के मूल्यांकन तुला पर, उसे आत्मवृत्तांत माप कहते हैं। क्योंकि तुला में किसी दिए गए कथन या स्वयं के लिए कितने लागू पड़ते हैं वो कितने लागू पड़ते हैं उसके बारे में व्यक्ति को वस्तुलक्षी के रूप से हाँ, ना, सहमति या असहमति ऐसे 4 विकल्प होते हैं प्रश्नों में। उसमें उसके आधार से कोई विकल्प पसंद कर उनको लिखना होता है या बताना होता है। उसके द्वारा दिए गए जो उत्तर है वो स्वीकार लिए जाते हैं या उन उत्तरों को प्रक्षेपण मानकर किसी विशेषज्ञ द्वारा उसका मूल्य यानी कि अर्थघटन नहीं होता। प्रत्येक कथन जैसे कि सही 0, 1, 2 ऐसे भी प्रश्नों के उत्तर होते हैं और मूल्य उसका दिया जाता है। व्यक्ति के सभी कथनों के द्वारा प्राप्त मूल्य को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मानो कि ये कसौटी दी है तो हाँ, ना, सहमति या असहमति ऐसा विकल्प है। उसमें से जो भी मानो कि ना के लिए 0, हाँ के लिए 1
या सहमति के लिए 2 ऐसे उसके मापों के लिए अंक रखे जाते हैं और वो फिर बाद में गिनकर उनकी तुलना की जाती है, तो ये मानांक निकलते हैं। तो ऐसे मापों को MMPI और EPQ और 1650 PF ऐसे मुख्य है उसके। मिनीसोटा MP विविध लक्षी व कसौटी संशोधनी का